So hello students, here we are talking about the chapter of class 10th from the diary of Anne Frank. मीन्स एने फ्रैंक की डायरी से। ये खुद एने फ्रैंक ने लिखा है, मीन्स आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको सीखने को मिलेगा और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये एने फ्रैंक का फोटो है जो वो खुद लिखती हैं। दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। खुद बोलती हैं कि ये एक फ़ोटो है जिसको वो हमेशा एडमायर करना चाहती हैं और इसकी वजह से हो सकता है देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। ये हो सकता है इसकी वजह से लोग इनको एडमायर करें तो इनको हॉलीवुड में काम करने को मिल जाए, मतलब एज एन एक्ट्रेस। स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड में। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो एनी लेजी मैरी एने फ्रैंक, ये इनका कंप्लीट नेम है। 12 जून 1929 में इनका बॉर्न मतलब जन्म होता है एंड फेब एंड मार्च 1945 इनकी डेथ हो जाती है, फरवरी या मार्च में 1945 में। वो एक जर्मन थी, ज्यूइश गर्ल थी। ज्यूइश गर्ल यहूदी जो होते हैं उनको बोलते हैं ज्यूइश, जो जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। जो लिख रही थी जब छिपते छिपाते मतलब अपनी डायरी में लिख रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो ये एम्स्टर्डम में अपनी फैमिली के साथ में, 4 दोस्तों के साथ में कहीं पर छिपी हुई हैं, तो वहीं पर लिखे जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम, जब जर्मन ऑक्यूपेशन चल रहा था। ऑक्यूपेशन का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जर्मनी जो है, जर्मन लोग जो है वो अपना अतिक्रमण बढ़ा रहे थे, मतलब कब्जा रहे थे जमीन को, तो उनका अत्याचार चल रहा था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, तो उन्हें एम्स्टर्डम में आना पड़ा और नाजीज की यहाँ पर पावर बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए वो फंस गई यहाँ पर फंस जाती हैं, क्योंकि जो नाजी थे वो नीदरलैंड में भी आ गए थे, मतलब एम्स्टर्डम में भी आ गए थे। एम्स्टर्डम में ये छिपे हुए थे, तो वहां पर भी नाजीज का ही पावर हो गया था। और जैसे जैसे प्रताड़नाएं बढ़ती गई, परसिक्यूशन माने प्रताड़ना, मीनिंग भी समझ लो। परसिक्यूशन माने प्रताड़ना, इल ट्रीटमेंट अगेंस्ट द जीज पॉपुलेशन, जो यहूदी समुदाय थे उनकी पॉपुलेशन पर प्रताड़नाएं चल रही थी, लोग उनको इल ट्रीट कर रहे थे, यातनाएं दे रहे थे। तो इनकी फैमिली को अपने पापा ऑटो फ्रैंक, एने फ्रैंक के फादर का नाम ऑटो फ्रैंक, याद रखना, उन्हीं के ऑफिस बिल्डिंग के कमरे में इन्हें छिपना पड़ा और 2 साल तक ये छिपते हुए, इनका जो ग्रुप था वो पकड़ा गया और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप बता देते हैं आपको। कंसंट्रेशन कैंप वो होते हैं जहां पर एक छोटे से कमरे में लोगों को कैद खाने रूप में रखा जाता है, मतलब कैद कर लेते हैं। और यहाँ पर एने फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है टाइफस की वजह से। टाइफस क्या होता है? टाइफस एक बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी। तो एने फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है इससे। बर्जन बेल्सन में मृत्यु होती है, मतलब ये प्लेस है एम्स्टर्डम का, वहीं का, मतलब ये कंसंट्रेशन कैंप का। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, मतलब इनकी पहले इनकी सिस्टर की मृत्यु होती है, उसके बाद में एने फ्रैंक की। एने फ्रैंक की सिस्टर का नाम मार्गरेट फ्रैंक, याद रखना। मार्गरेट फ्रैंक क्या है? एने एने फ्रैंक की सिस्टर का नाम। उनके जो पापा होते हैं ऑटो, वो अकेले सर्वाइवर होते हैं पूरे ग्रुप के। पूरे ग्रुप के मतलब पूरे ग्रुप में कौन था? इनकी फैमिली थी और 4 फ्रेंड थे। तो वो एम्स्टर्डम में लौट कर आते हैं जब वॉर खत्म हो जाता है, क्या करने के लिए? डायरी को ढूंढने के लिए, क्योंकि डायरी बची हुई थी और ये जानते हुए कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, तो ये उसको उठाते हैं और उसको पब्लिश करवा देते हैं इन इंग्लिश। और इसका नाम भी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस लड़की के नाम पर ही जो डायरी है वो पब्लिश कराई जाती है। ये जो डायरी थी ना, वो एने फ्रैंक को उनके 13वें बर्थडे पर मिली हुई थी, जिसमें उनके जिंदगी के क्रॉनिकल्स, मतलब क्या, इवेंट्स लिखना है, इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री है ना। तो बहुत सारे जो इवेंट्स थे, घटनाएं उनके जीवन से रिलेटेड, वो इसमें लिखी हुई थी। कब से कब तक? 12 जून से 1942 तक। इट्स फाइनल एंट्री जो थी 1 अगस्त 1944 तक इनके इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ था और इसको ट्रांसलेटेड करा गया। इस ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन था वो डच में था और इससे बहुत सारी लैंग्वेजेस में इस डायरी को पब्लिश कराया गया और ये विश्व की, मतलब वर्ल्ड की, संसार की सबसे मोस्ट वाइडली रीड करे जाने वाली बुक बनी।
और बहुत सारी फिल्म भी थी, टेलीविज़न भी थे, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी था, और ऐसा एरा था जब ओपेरा चला करता था। मिनी ओपेरा आपका वेबसाइट होता है, ठीक है? तो इस डायरी पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें बन गई, और इस प्रकार का जो वर्क है, एक प्रकार का जैसे बिल्कुल मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, मतलब ऐसा दिमाग जो अंतर्दृष्टि के बारे में दर्शाता है, मतलब एक पूरा मैच्योर तरीके का वर्क इसमें दिखाया गया। तो ये सभी लोगों को पसंद आई। और ये डायरी क्या बताती थी, एक एग्जामिनेशन देती थी, एक बिल्कुल दृढ़ एग्जामिनेशन बताती थी ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। मतलब नाजी लोग जो थे, वो जब प्रताड़ित कर रहे थे लोगों को, उस समय के डेली लाइफ, मतलब हर एक दिन का जो जीवन था उसके बारे में ये बताती है डायरी। एने फ्रैंक, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड, जाने जाने वाली एंड डिस्कस, और बात करी जाने वाली, ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। होलोकॉस्ट होता है नरसंहार या फिर प्रलय। तो एने फ्रैंक ऐसा एग्जाम्पल बनी जो उस समय पर नाजी जब प्रताड़ना कर रहे थे, उस समय की ऐसी पहली पीड़ित बनी जब ये जो प्रलय चल रही थी, लोग प्रताड़ित कर रहे थे, यातनाएं दे रहे थे ज्यूस पीपल को। तो ये पहला एग्जाम्पल थी एने फ्रैंक, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातें करी गई। अब हम स्टार्ट करते हैं, इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। सो ये लिख रही हैं, राइटिंग इन ए डायरी। तो राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो डायरी में लिखना एक प्रकार का एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, जैसे कि मेरा खुद ही इन फ्रैंक बोल रही है। इसीलिए नहीं बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा, बट ऑल्सो, लेकिन ऐसा भी है बिकॉज इट सीम टू मी, ये मुझे ऐसा लगता है दैट लेटर लेटर ऑन, इसके बाद, नीदर आई नॉर, लेटर ऑन इसके लिखने के बाद में, लेटर ऑन नीदर आई, ना तो मैं, नॉर एनी वन, ना ही कोई, एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। तो वो खुद बोल रही हैं कि ना तो मैं और ना ही कोई और, ये शायद कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। म्यूजिंग माने थॉट्स, थॉट, जो विचार हैं किसी 13 ईयर ओल्ड, मतलब 13 साल की लड़की जो स्कूल गर्ल है, इसके विचारों को किसी के मन में नहीं आएगा कि इसको 13 ईयर्स की जो लड़की है, इसके विचारों को कौन पढ़ेगा, कौन ही भला पढ़ेगा, ठीक है? ओ वेल इट डजंट मैटर। तो वो बोलती हैं कि मेरे लिए मैटर नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लगता है लिखना, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। इनका मतलब जो जब भी मुझे लगता है, तभी मैं अपने दिमाग में जो चीजें होती हैं सब चीजें निकाल के लिख देती हूँ। ऑफ माई चेस्ट का मतलब बोझ को उतारना है ना। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो बोलती हैं पेपर जो होते हैं, कागज, उनमें ज्यादा सब्र होता है देन पीपल, लोगों से ज्यादा, लोगों के बजाय उनमें, पेपर्स में ज्यादा पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं सोचती हूँ कि ऑन वन ऑफ दोज डेज, ये जो सेइंग है उन दिनों की है, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील करती थी, एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स। तो जब मैं अपनी ठोड़ी को, मतलब ठोड़ी पर हाथ रख के बैठ जाते हैं ना आराम से, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बिल्कुल उदासीन और बोर्ड बैठी हुई है, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोच रही होती हैं कि यहीं पर रुकें या फिर बाहर चले जाएं घर से। और आई फाइनली स्टेड, और बोलती हैं कि मैं रुक जाती हूँ, वेयर आई वॉज, जहाँ पर थी, ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहना, मतलब बहुत ही डीप थॉट सोचना, हम्म, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब नॉस्टैल्जिक होना है ना। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तो बोलती हैं कि हाँ, पेपर्स के पास में ज़्यादा सब्र होता है, पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और हालांकि मैं ये भी प्लानिंग नहीं कर रही हूँ कि कोई भी शायद इसको पढ़ेगा, दिस स्टफ बैग्ड नोटबुक, ये जो पट्टी की बनी हुई जो नोटबुक है, ग्रैंडली रेफर्ड, जिसको हम बोलते हैं टू एज डायरी, जिसको हम डायरी बोल देते हैं, कोई नहीं पढ़ेगा, अनलेस, जब तक कि आई शुड एवर फाइनल रियल फ्रेंड। तो बोलती हैं जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा
नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। तो बोलती है अब मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। दैट prompted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो बोलती है दैट prompted मी, prompted का मतलब दैट मेड मी, कि क्या मुझे ये करता है टू कीप अ डायरी फर्स्ट प्लेस, कि पहले बिंदु पर पहले प्रायोरिटी जो होती है मेरी डायरी रखने का क्या मतलब है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास में दोस्त नहीं है तो मैं डायरी है मेरे पास में। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मैं भी क्लियर साफ कर देती हूँ। सिंस no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world। तो बोलती हैं कि शायद कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि ये 13 साल की लड़की पूरी दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली तो बिल्कुल नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे, कौन है प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की जो मेरी सिस्टर है वो है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 13 लोग हैं जिनको मैं दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास में परिवार है, लविंग आंट्स हैं, एंड गुड होम्स, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस, और बिल्कुल तल पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास तो सब चीज है एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड। बस एक सच्चा दोस्त ही तो नहीं है, यही बोल रही है वो, एक दोस्त ही तो नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। तो बोलती हैं जो भी मैं सोचती हूँ व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग इज अ गुड टाइम, तो जब भी हम दोस्तों के साथ में होते हैं एक अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। तो मैं सभी चीजें के बारे में बात नहीं कर सकती अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। तो लेकिन जो साधारण चीजें चलती रहती हैं हर एक दिन की, वो चीजें बातें कर सकते हैं। कब? फैमिली में। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। तो फैमिली में क्या होता है, हम इतने पास नहीं पहुंच पाते, कोई सीक्रेट चीजें नहीं बोल सकते। एंड दैट्स प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब है प्राइवेट चीजों को बताना। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हम जब फैमिली में होते हैं तो हम हर एक चीज को शेयर नहीं करते, जो भी प्राइवेट चीजें होती है उसको शेयर नहीं करते, ये बोलती हैं वो। इन एनी केस, किसी भी केस में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ऐसी चीजें रहती हैं हमेशा। ठीक है ना। एक आपको अपेरेंट चीज दिखाई दे रही होगी बिल्कुल साफ साफ, कि हम फैमिली के साथ में हर एक चीज शेयर नहीं करते। ओके, वही बात बोल रही है वो। एंड अनफॉर्चुनेटली, और अचानक से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये चेंज भी नहीं होता है। कैसे? दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए हर एक चीज नहीं बताई जाती है, इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। ये खुद बोल रही है। ठीक है ना। देखो ये रहा, कन्फाइड टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। तो जब भी कोई किसी से विश्वास करता है तभी पर्सनल चीजें बताता है। तो फैमिली में हर एक चीज नहीं बताते ना। टू इनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। तो टू इनहांस द इमेज मतलब इस इमेज को थोड़ा सा बताने के लिए, जिसको हम बहुत लंबे समय से इस फ्रेंड के बारे में इंतजार कर रही हैं, जो मेरे इमेजिनेशन में है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो कहने का मतलब है, मैं इतनी जल्दी उसको लिखने वाली नहीं। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती। जॉट डाउन का मतलब राइटिंग करना, इसको लिखना। द फैक्ट, जो सच्चाई है इन दिस डायरी, इस डायरी में। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो बहुत सारे लोग करते हैं, लिख देते हैं डायरेक्टली। मैं ऐसा नहीं करने वाली। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो डायरी है वो मेरी दोस्त हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो बोलती है, जो एनी फ्रैंक है वो बोलती है, आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है तो इसका नाम है किटी। तो इस डायरी का नाम ही उन्होंने क्या रख दिया? किटी। याद रखना, डायरी का नाम क्या है? किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी। तो हालांकि जब कोई भी, यदि कोई भी वर्ड है जो वो नहीं समझेगा, ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इस जो किटी, किटी मतलब डायरी की जो कोई स्टोरी है वो नहीं समझेगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं डायरेक्टली, प्लंज का मतलब होता है जंप इन, यदि मैं डायरेक्टली उस पर लिखने लग जाऊं, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो बोलती हैं, तो मैं उससे ज्यादा अच्छा ये करूंगी कि अपना छोटा सा, मतलब एक ब्रीफ स्केच अपने बारे में कुछ ऐसा लिख दूंगी जो समझ में आए लोगों को। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी सबसे ज्यादा, मैं मोस्ट अडोरेबल फादर है मतलब बहुत ही प्यारे हैं,
जो मैंने देखे हैं, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। जब मेरे फादर ने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए, मतलब 36 साल के। एंड शी वॉज 25, और जब तक उनकी जो मदर है 25 की नहीं हो गई। तो देखो गैप दिखाई दे रहा है ना। माई सिस्टर, जो मेरी सिस्टर है मार्गरेट, जिसका नाम मार्गरेट फ्रैंक था, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो मार्गरेट का जो जन्म हुआ था वो 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। इनका जन्म हुआ था 12 जून को 1929, 1929 में। ठीक है ना। तो इनकी जो सिस्टर हैं वो 3 साल बड़ी हैं। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो जब जब तक वो 4 साल की तब तक फ्रैंकफर्ट में ही रहे। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड। इनके पिताजी हॉलैंड चले जाते हैं 1933 में, 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। नाम जरूर याद रखना, इनकी मदर का नाम क्या है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। पापा का नाम ऑटो फ्रैंक। वेंट विद हिम टू हॉलैंड। तो वो कहाँ पर चले गए, फादर के साथ में इनकी मदर हॉलैंड चली गई इन सितंबर में। While Margaret and I were spent to Aachen to stay with our grandmother। तो मार्गेट और मैं मतलब एने फ्रैंक दोनों को आचेन में रुकना पड़ा। आचेन क्या है, यहाँ पर प्लेस है। विद आर ग्रैंड मदर मतलब दादी के साथ में। मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और दिसंबर में मार्गेट भी चली गई हॉलैंड में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं यहीं पर रुक गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट। तो मैं तो यहीं पर रही, बाकी सब लोग चले गए, मैं फरवरी तो यहीं पर हूँ। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन, मुझे ऐसे, प्लंग डाउन का मतलब है ऐसे, देखो यूज करा गया, पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, जैसे किसी को रख दिया जाता, फेंक दिया जाता ऑन द टेबल, टेबल पर ऐसे मुझे रख दिया गया जैसे एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, जैसे मार्गरेट के लिए बर्थडे प्रेजेंट किया हो। मुझे तो वहीं छोड़ गए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और फिर मेरा जो स्कूल है उसके बाद में मोंटेसरी स्टार्ट हुआ। मोंटेसरी स्टार्ट करते हैं ना, जिसमें हम प्लेइंग कराते हैं, मतलब ज्यादातर एक्टिविटीज के थ्रू सिखाते हैं, है ना, तो वही होता है मोंटेसरी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। तो जब तक वो 6 साल की थी तब तक वो वहीं पर रुकी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, जब तक वो 6 साल की हुई तब तक वहीं पर रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। तो उसी समय पर इन्होंने फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट किया। अभी स्कूल में क्या होता था, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से लेकर 6 फॉर्म तक होता है, तो इन्होंने फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट किया। इन द 6 फॉर्म होता है ना फर्स्ट क्लास, आपको मान लो कि फर्स्ट क्लास है, तो ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से 6 फॉर्म तक होता है। इन द 6 फॉर्म माई टीचर वॉज मिस क्यूपर्ट्स। तो जब वो 6 फॉर्म में पहुंची तब इनकी जो टीचर थी वो थी मिसेस क्यूपर्ट्स, द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल के अंत में, वी वर बोथ इन द टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जैसे ही साल का अंत हुआ तो हम दोनों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब विदाई का समय आ गया था। 6 मतलब 6 फॉर्म तक ही पढ़ाया जाता था यहाँ पर मोंटेसरी में। ठीक है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल, और ग्रीष्म ऋतु के समय पर 1941 में जो दादी थी वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो इनका जो बर्थडे था वो थोड़े से कम सेलिब्रेशन में गुजर गया, ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंड मा डाइड इन 1944। तो 1942 में इनकी दादी की मृत्यु हो जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें अभी भी कितना सोचती हूँ और कितना प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। कहने का मतलब है ये जो बर्थडे था जो 1942 में हुआ था वो was intended, वो ऐसे ही इरादित था, to make up for the other, जैसे वो दूसरे के लिए मनाया जा रहा हो। एंड ग्रैंडमास कैंडल्स, जो दादी की जो कैंडल थी मतलब मोमबत्ती, was lit along with the rest, वो जल रही थी वहीं पर with the rest। The four of us are still doing well। और हम जो 4 लोग थे वो अच्छा कर रहे थे। कौन कौन सा, जो 4 लोग हैं। एंड दैट ब्रिंग्स, कौन 4 लोग हैं, मदर फादर और ये दोनों सिस्टर। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और जो मुझे प्रेजेंट डेट में पहुंचाती है 20, फिर लिख दी अपने 20 जून 1942। तो वो अपना डेट लिखती है यहाँ पर डायरी में 20 जून 1942, प्रेजेंट डेट बता रही है। एंड द solemn dedication
ऑफ माई डायरी, और बहुत अच्छा डेडिकेशन डायरी के लिए। सोलेम का मतलब होता है फॉर्मल और डिग्निफाइड, मतलब वो बड़े ही डिग्निफाइड तरीके से वो डायरी को लिखती हैं। तो अब लिखती हैं, क्या लिखा हुआ है देखो डायरी में। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। तो पूरी ही क्लास क्या कर रही है, क्वैकिंग कर रही है इन इट्स बूट, मतलब सभी लोग डरे हुए हैं, चिंतित हैं, नर्वसनेस है। क्वैकिंग का मतलब, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब है नर्वस होना या फिर फियर में रहना, डरे हुए होना। द रीजन, ये है तो सही, क्वैकिंग इन इट्स बूट, शेकिंग विद द फियर एंड नर्वसनेस। द रीजन, और जिसका जो कारण था, ऑफ कोर्स, इज द फोर्थ कमिंग, जो आने वाला था, मीटिंग इन विच द टीचर्स, जो अगली मीटिंग में आने वाला था, उसका ये कारण था। क्या आगे क्या होने वाला है, विच द टीचर्स डिसाइड, जो टीचर डिसाइड करते थे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट, जो कौन आगे जाएगा फॉर्म, अगली फॉर्म में कौन आगे जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा। हो जाएगा ना वैसे ही, जैसे कि अब रिजल्ट आ गया तो कोई पास होता है कोई फेल होता है, तो वैसी बात है, फेल हो जाते हैं तो पीछे ही रह जाते हैं। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, तो आधी क्लास तो बेट लगा रही थी, शर्तें लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, तो हमारे पीछे दो लड़के खड़े हुए थे, उन पर हम, मैं और जीएन हंस रहे थे। जीएन सपोज दैट नेम है। सीएन एंड जैक्स who have staked their entire holiday saving on their bet, तो सीएन और जैक्स, उन्होंने अपना पूरा ही दिन जो है वो बिगाड़ दिया, हॉलीडे पूरा बिगाड़ दिया, सेविंग ऑन देयर बैट, मतलब अपनी बैट लगा दी कि देख तू पास होगा कौन पास होगा, इसी पर शर्त लगा के ही वो। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मतलब सुबह से शाम हो गई, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तो वो बोल रहे हैं कि अब तू पास होगा, तू पास होगा भाई साहब। नो आई एम नॉट, तो एक बोलता है कि नहीं मैं नहीं हूँ, यस यू आर, तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं तू ही होगा, नो आई एम नॉट, तो वो दोनों आपस में ही कर रहे हैं। इवन जी इज प्लीडिंग, और यहाँ पर जी है ना, वो भी प्लीडिंग कर रहा है, ग्लैंसेस, वो भी हाथ जोड़ के ऐसे कर रहा है, अरे भैया मैं पास हो जाऊं, भगवान पास हो जाऊं। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम, और मैं यहाँ पर गुस्सा हूँ, एने फ्रैंक खुद गुस्सा बैठी हुई है, क्यों कि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि तो वो खुद बोली है माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम, और मैं उनसे बोलूंगी तो वो शांत थोड़ी ना होंगे। इफ यू आस्क मी, वो परेशान हो रही है, इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछोगे, देर आर सो मैनी डमीज that about a quarter of the class should be kept back, ठीक है ना। तो डमीज का मतलब है स्टूपिड पर्सन, तो यहाँ पर पूरी क्लास में बहुत सारे स्टूपिड स्टूडेंट्स हैं, है ना, होते हैं सभी क्लास में। तो यदि तुम मेरे से पूछोगे ना, तो कम से कम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टूपिड हैं, और लगभग एक चौथाई क्लास के, मतलब क्वार्टर क्या, एक चौथाई क्लास के जो बच्चे हैं, शुड बी केप्ट बैक, उन्हें शायद पिछली फॉर्म में ही जाना चाहिए, उन्हें पास नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन दी अर्थ, तो वो बोलती है लेकिन टीचर्स ऐसे मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं पृथ्वी पर, वो कुछ भी कर सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब उन्हें पता नहीं लगाया सके, उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कराया सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, तो बोलती हैं कि मैं इतनी चिंतित नहीं हूँ अपनी जो फ्रेंड है, उनकी जो लड़कियां दोस्त हैं, कहना कि मेरे साथ में जो दोस्त हैं, मैं उनसे, हम लोग चिंतित नहीं हैं। वील मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम श्योर अबाउट इज मैथ, आई एम नॉट श्योर, तो बोलती हैं कि जो अकेला सब्जेक्ट है जिसके बारे में श्योर नहीं है वो है मैथ्स। एनीवे फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट, जो भी हम कर सकते हैं वो क्या है, हम वेट ही कर सकते हैं। अंटिल देन, उसके बाद, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तो बोलती हैं हम एक दूसरे को बता रहे हैं कि इतने भी थोड़ी शांत रहो, इतना मतलब थोड़ा शब्द रखो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, मैं सभी के साथ में मिली जुली थी, विद ऑल माई टीचर, सभी टीचर्स को जानती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर थे हमारे पास, 7 मैन एंड 2 वीमेन, मतलब 7 तो मैन थे और 2 वीमेन थी, महिलाएं थी। मिस्टर कीसिंग, एक नाम है मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फॉगी, ओल्ड फैबिक का मतलब है द ओल्ड फैशन, जो पुराने तरीके से रहता है, प्राचीन। तो एक टीचर है मिस्टर कीसिंग, ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ, जो मैथ पढ़ाता था, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो बहुत लंबे समय से मेरे से परेशान था, मतलब नाखुश था, अनॉयड, तो हमेशा नाखुश था। क्यों, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी, ये चैटर बॉक्स थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग के बाद में भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो मिस्टर कीसिंग ने एने फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक
ऐसे दे दिया, सब्जेक्ट क्या था, चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स कौन, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। तो उन्होंने एक ऐसे दे दिया कि ये ऐसे लिख के लाना, अ चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम उसके बारे में क्या लिख सकती हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, इसके बाद में मुझे इसकी चिंता हुई। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। तो उन्होंने पूछा था कि आप क्या लिख सकते हो, तो एने फ्रैंक ने अपनी नोटबुक में लिख लिया, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब मैंने उसको क्या किया, टक्ड का मतलब एकदम से दबा लेना, तो उसको नोटबुक का बैग में डाल दिया और कोशिश की कि वो शांत रहें। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, तो उस शाम को मैंने अपना जो रेस्ट ऑफ होमवर्क था वो कंप्लीट किया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो मेरी आंखों की नजर उस नोट पर पड़ गई जो मैंने लिखा था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अब मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग गई। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मतलब करते हैं ना पेन का निप टिप पकड़ लेते हैं दांत से, चबाते रहते हैं, तो चबाते चबाते मुझे याद आया, एनी वन कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। तो कहने का मतलब क्या है, एनी वन कोई भी हो सकता है कि टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक, रैम्बल ऑन का मतलब लंबे समय तक टॉक और राइट कुछ भी लिख सकता है, या फिर एमलेसली मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप उस विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बट द ट्रिक वॉज, लेकिन जो ट्रिक थी ना वो क्या थी, ये बहुत ज्यादा लिख सकती थी, मतलब ऐसी एने फ्रैंक थी। तो बट द ट्रिक वॉज, जो ट्रिक थी कम अप, वो कौन सी आई, निकल कर आई, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट्स थे टू प्रूव दैट नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। वो वो जो लास्ट का जो टॉपिक होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं कि किसके ऊपर बात चल रही है। जो आप लिख रहे हो ऐसा नहीं कि सब चीजें नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे का एक पॉइंट होना चाहिए जो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए ना वो प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जो आप लिख रहे हैं उसकी जरूरत को प्रूव करे। तो वो खुद से बात कर रही हैं। आई थॉट, मैंने ये सोचा, एंड आई थॉट, मैंने फिर से सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर मुझे आइडिया आया। आई रॉट द आई रॉट द 3 पेजेस, उन्होंने 3 पेजेस लिख दिए, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। तो मिस्टर कीसिंग ने जो दिया था उस पर उन्होंने कितने लिख दिए, 3 पेजेस, असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो इस पर सेटिस्फाइड भी थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने आर्ग्यू करा टॉकिंग ए स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मतलब जो आर्ग्यू करा गया है वो सब मैंने अपने शब्दों के बीच में ही रखा, माई बेस्ट टू, दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कहने का मतलब है उसको बिल्कुल उन्होंने अपने तरीके से अच्छा लिखा। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, और दैट आई वुड नेवर, मैं कभी भी अपने आप को क्या नहीं कर पाई, क्योर नहीं कर पाई, ऑफ माई वन हैबिट, कौन सी हैबिट, सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, जैसे मेरी मॉम बातें करती थी वैसे ही मैं भी बातें करती थी। एंड दैट इज देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और तुम आनुवंशिक लक्षणों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोल रही है कि जैसे मेरी मॉम थी तो मॉम से ही उनके अंदर भी ऐसे ही लक्षण आ गए, तो वो भी इसलिए बातें करती थी, तो इसके ऊपर ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकती थी। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, तो मिस्टर कीसिंग वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो अगले नेक्स्ट लेसन में मैंने फिर से बात करना स्टार्ट किया। ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, फिर उन्होंने दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, तो अब की बार उन्होंने जो टॉपिक दिया वो क्या, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, मतलब ऐसा चैटरबॉक्स, ऐसा बातूनी स्टूडेंट जो कभी सुधरे ना, ऐसा उन्होंने वो असाइनमेंट दिया। आई हैंडेड it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons। तो कहने का मतलब है, फिर से मैंने क्या किया, उसको बना के दे दिया। मिस्टर कीसिंग को कोई कंप्लेन नहीं करना था, उनके पास में कोई कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि मैंने लगभग 2 whole lessons के बराबर उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, जब थर्ड लेसन की बात आई, ही वुड फाइनली हैड इनफ, तो अब वो काफी परेशान हो गए। एन ए फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन
तो वो बोलते हैं कि अब तुम फिर से बातें कर रही हो, राइट एन ऐसे एक ऐसे लिखना एंटाइटल जिसका नाम क्या होगा, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो अब दूसरी बार तो उन्होंने दे दिया, दूसरी बार उन्होंने कंप्लीट करके दे दिया, अब टीचर को भी कोई डाउट नहीं था, लेकिन तीसरी बार फिर से बातें करने लग गई। तो एने फ्रैंक की आदत थी, क्योंकि उनकी ये इनहेरिटेड था, मतलब आनुवंशिक था। तो अब टीचर ने फिर से क्या दे दिया, एक दोबारा से ऐसे दिया, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो क्वैक क्वैक क्या होता है, बतख चिल्लाती है, बतख, बतख का साउंड होता है सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स मतलब बातूनी जो बच्चा है वो बोलता है। तो ये उन्होंने एक बेतुका सा उन्होंने एक ऐसे दिया, द क्लास रोड। अब क्लास हंसने लगी इस पर, क्योंकि दिखाई दे रहा ना फनी है थोड़ा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आई उस पर, क्लास हंसी और मैं मुझे भी हंसी आई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterboxes। अब लेकिन उन्होंने, वो थक चुकी थी, आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी, मतलब ओरिजिनलिटी एंड इनवेंटिवनेस। कहने का मतलब है मुझे भी इस पर थोड़ा सा मैं थक गई इस टॉपिक को लेते लेते, क्योंकि इन चैटरबॉक्स अगेन चैटरबॉक्स, इट वाज द टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब वो बोलेंगे अब मैं कुछ और लिखती हूँ, अब मैं कुछ और लिखूंगी, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और ओरिजिनल। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेन हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छा था, ऑफर टू हेल्प मी, उसने थोड़ा सा हेल्प करी, राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से लिखने में, टू एंड इन वर्ड्स। इन वर्ड्स का मतलब है ज्यादा अच्छे तरीके से उसको लिखना, मतलब रिदम में लिखना, कि रिदम में लिखा होना चाहिए। उसने बताया कि रिदम में स्टार्टिंग होना चाहिए आपका ऐसे। एंड आई जम्प फॉर जॉय, फिर मैं आनंद की तरफ चली गई, मैंने लिखना स्टार्ट किया। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। तो अब वो सोचती हैं, मतलब अब फिर मुझे समझ में आया ये क्यों दे रहे हैं। मिस्टर कीसिंग तो मुझे मेरे साथ में क्या खेल रहे हैं, एक जोक विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये बार बार ऐसा रिडिकुलस सब्जेक्ट मुझे दे देते हैं, तो शायद मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं। कहने का मतलब है मजाक, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो अब वो बोलती है कि अब मैं ऐसा जरूर कर सकती हूँ कि ये जोक उन्हीं को पड़ जाए, मतलब उन्हीं को उल्टा पड़ जाए। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपना पोएम खत्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में था, डक माने बतख, एंड अ फादर स्वान, और एक स्वान के बारे में था। स्वान फादर था, मदर डक थी। विथ 3 बेबी डकलिंग, उनके 3 बच्चे थे। डकलिंग, डकलिंग बच्चों के लिए यूज करते हैं। हु वर बिटन टू दैट, जिनको मार मार के पीटा गया, सॉरी उनको मतलब पीटा गया, जब तक मारा गया तब तक मृत्यु नहीं होगी, बाय द फादर, फादर के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत चिल्लाते थे, इसलिए मार दिया उसने। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट अवे। तो अब मिस्टर कीसिंग ने इसको समझ लिया, कैसे, इसको शायद उन्होंने ठीक समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में इस पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अब खुद के कमेंट भी उन्होंने ऐड करे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने इस चीज को दूसरी क्लासेस में भी बताया। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। और उसके बाद से मुझे अलाउ कर दिया गया बात करने के लिए, और मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं मिलता था। ऑन द कंट्ररी, और इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब जो जो ओल्ड फॉगी थे, मतलब जो मिस्टर कीसिंग थे, वो भी खुद अब जोक मतलब यहाँ पर मारने लग जाते थे अक्सर। तो अब क्या हुआ था, थर्ड टाइम पर उन्होंने कुछ ऐसा उल्टा लिखा, क्योंकि उन्होंने लिखा कि एक डकलिंग थी और मदर स्वान था, जो फादर स्वान था। फादर स्वान ने क्या किया, बच्चों को मार दिया, अपने ही बच्चों को मार दिया। तो फादर स्वान कौन था, फादर स्वान मिस्टर कीसिंग को बना दिया उन्होंने, एनी फ्रैंक ने। क्योंकि हम तो, जो एनी फ्रैंक खुद क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम तो खुद बच्चे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बातें करते हैं, बात करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो फादर था, फादर ने क्या किया, बच्चों को मार दिया, उससे क्या फायदा हुआ। तो इस पर वो बड़े हंसने लगे। तो और इसी चीज को वो दूसरी क्लासेस में, जो आपके मिस्टर कीजिंग थे, इसको समझ गए कि अरे स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, तो इसको दूसरी क्लासेस में भी बताते थे। ठीक है, योर्स एन ए ये लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, उस मतलब इसी डायरी से है, विद स्लाइट एडेप्टेशन। तो वहीं से एक्सट्रैक्टेड लिया गया ये, है ना, एग्जर्प्ट लिया गया। योर्स एन ए फ्रैंक, ये डायरी का पूरा मीनिंग था। होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप इसको दोबारा से रिवाइज देख भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।